नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको ऐसी घोटालेबाजी के बारे में बताने वाला हूं जो घोटालेबाजी हम सब के बीच में हो रही है, हम सब के सामने हो रही है, सरकार के होते हुए हो रही है। और इस घोटालेबाजी में सब यानी सब शामिल हैं। अरबों खरबों रुपए का देश को चूना लगाया जा रहा है। और देश को चूना लगाने का मतलब ये नहीं है कि देश की मिट्टी की, आमतौर पे आप एक मुहावरा समझते होंगे कि कभी तो हम उसको देश का पैसा कह देते हैं और कभी टैक्स पेयर्स का पैसा कह देते हैं। जो भी है, ये पैसा टैक्स पेयर्स का नहीं है, ये पैसा देश का है। और देश का भी नहीं, देश के नागरिकों का है। और इसको अरबों खरबों का चूना कैसे लगाया जा रहा है, इसको बहुत इत्मीनान से बताऊंगा, सरल तरीके से समझाऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसे फलता फूलता देखना चाहते हैं और कुछ आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ बारकोड्स आपको कई जगह स्क्रीन पर मिलेंगे, उनको भी आप स्कैन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और वीडियो के अंत में भी एक बारकोड मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। क्या है घोटालेबाजी, इसको समझना है। देखिए, दरअसल क्या है, ये अर्थशास्त्र के, कॉमर्स के विषय बड़े गूढ़ और जटिल होते हैं। मैं इनको सरल बनाना चाहता हूँ और इसलिए इस पूरी घोटालेबाजी को मैं आपके सामने वो सरल उदाहरण से लेके आना चाहूँगा। मसला ये है कि एक बैंक से आप एक मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की फाइनेंस कराते हैं। और उस 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल का जब आप फाइनेंस कराते हैं तो उसके बाद में आप पैसा बैंक को नहीं चुकाते हैं। और बैंक कहती है कि अब ये मोटरसाइकिल जो है पैसा नहीं चुका पा रहा, ये मोटरसाइकिल अब तो नीलाम होगी या इसको भरे बाज़ार में बेचा जाएगा। बेचने वाली संस्था अलग है और वो संस्था ये तय करती है कि मोटरसाइकिल जो है ये 20,000 की ही बिकेगी। और जब वो 20,000 में मोटरसाइकिल बिकती है तो आपने जो 80,000 रुपये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैंक से फाइनेंस कराया था, उस बैंक को 80,000 के जगह 20,000 ही मिलते हैं। और वो जो 60,000 का घाटा उठाती है बैंक, उसको अर्थशास्त्रियों की भाषा में हेयर कट लेना कहा जाता है। ऐसा कौन सा हेयर कट होता होगा जिसमें शरीर का 80% हिस्सा चला जाए, 70% हिस्सा चला जाए। ये कहानी इसी हेयर कट के खेल से शुरू होती है। उदाहरण लेके आता हूँ आपके सामने बाबा रामदेव का, रुचि सोया का। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल काफ़ी अधिक होती है। और मध्य प्रदेश में जब सोयाबीन की फसल अधिक होती है तो एक आदमी ने दिमाग लगाया कि मैं मध्य प्रदेश में, देखिए मैं नाम आंकड़े और सब में जाऊंगा तो बोझिल हो जाएगी कहानी, आंकड़ेबाजी से बचना चाहता हूं। उन्होंने एक प्लांट लगाया और वहाँ पे वो सोयाबीन की जो ये होती हैं बढ़ियाँ, सोयाबीन के चक्स जो होते हैं वो बनाने लग गए। धीरे धीरे वो सोयाबीन बनाते बनाते और मार्केट में छा गए। और हम सब जानते हैं एक बड़ा ब्रांड बना जिसका नाम है न्यूट्रीला। आज भी न्यूट्रीला का आधी हिस्सेदारी है भारत के बाज़ार में, 50% हिस्सेदारी। न्यूट्रीला बनाने वाली कंपनी जब सफल होती है तो वो सोचती क्यों ना सोयाबीन से और माल बनाया जाए, तो वो सोयाबीन का तेल बनाना शुरू करती है और तेल के कारोबार में उतर जाती है। और उसको एक नया ब्रांड बनता है जिसके 2 ब्रांड हैं, एक तो रुचि और दूसरा है महाकोश। महाकोश और रुचि के तेल आपने बाज़ार में मिलते हुए देखे होंगे। महाकोश और रुचि इस कंपनी के पास में एक और ताकत होती है और वो ताकत ये होती है कि इसके पास में प्रोसेसिंग की और तेल के फिल्ट्रेशन करने की जो कैपेसिटी है वो पोर्ट पर ही है। भारत में जो तेल का कारोबार होता है उसमें 80% तेल विदेशों से आता है। हम जो तेल खाते हैं, यहाँ तक कि सरसों का तेल भी कभी कभी विदेशों से आ जाता है। तो उस तेल को जब रिफाइंड बनाया जाता है तो वो वहीं पोर्ट पे बनाया जाता है। और उसके भी बहुत सारे प्लांट इनके पास थे। और इस तरह की सुविधा होना किसी कंपनी के पास बहुत बड़ी बात है। ये कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रही। करते 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 एक दौर वो आया कि इस कंपनी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया
और इस कंपनी ने सोचा कि बहुत मेहनत हो गई, अब थोड़ा आराम से कमाई की जाए, आराम से खाया जाए। इस बीच में 2010 का साल आ जाता है और इसके नेट प्रॉफिट गिरने लगते हैं। आप सोचिए, एक कंपनी का कारोबार इतना बड़ा हो, जिसका ब्रांड पूरे देश में लोग जानते हों, आज भी सब कुछ होने के बाद भी आधा न्यूट्रा जो उसकी जो बढ़िया होती हैं सोयाबीन की, वो एक ही कंपनी की बिक रही है, कि ब्रांड की बिक रही हैं, उसके बावजूद उसकी सेल गिरने लगती है। 2016 आते आते कंपनी घाटे में जाने लगती है और इस बीच में भी इस कंपनी को बैंकों से अंधाधुंध लोन मिलता रहता है। यानी वो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल से कुछ कमाई नहीं हो रही है, मोटरसाइकिल की कोई हैसियत नहीं है, उसके बावजूद उसके ऊपर लोन मिलता जा रहा है। मोटरसाइकिल और कंपनी में एक अंतर होता है कि मोटरसाइकिल की कीमत आपको पता होती है कि क्या है, कंपनी की कीमत एवेल्यूएशन पे होती है। कुछ एक्सपर्ट आंकते हैं और कूदते हैं, इस कंपनी की कीमत इतनी होनी चाहिए, और उस तरह के आंकने और कूदने का फ़ायदा उठाकर ये कंपनी लगातार लोन लेती रहती है। और इस बीच में उसने कमोडिटी मार्केट में भी सट्टा खेलना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये धड़ाम से गिर गई, क्योंकि कमोडिटी मार्केट क्रैश हो गया। कमोडिटी मार्केट जानते होंगे आप, नहीं जानते होंगे तो अलग से कभी वीडियो बनाएंगे। ये जैसे ट्रेडिंग होती है शेयर बाज़ार की, ऐसे ही जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं इनकी भी ट्रेडिंग होती है, इनका भी सट्टे जैसा खेला जाता है, जिसको आज ट्रेडिंग की का जैसा सोफिस्टिकेटेड शब्द दे दिया गया है। और ये क्रैश कर गए, कंपनी को 400 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। सेबी ने कंपनी के ट्रेड करने पर रोक लगा दी और इसके बाद कंपनी ने, अब देखिए फाइनेंशियल गेम शुरू होता है इस देश में। इसके बाद इस कंपनी ने अडानी से कहा कि भैया आप भी तेल के कारोबारी हो, हम भी तेल के कारोबारी हैं, तो क्यों ना ये कंपनी आप ख़रीद लो, आपके लिए तो बहुत फिट रहेगी, हमारे पास तो रिफाइनरी भी है, फलां है, ढिमका है। लेकिन अडानी ने कहा हम आपसे नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि इस देश का सिस्टम जानता है कि अगर अडानी कंपनी को ख़रीदता तो उसको महंगी पड़ती। अडानी ने कहा बिकने दो। मामला पहुंचता है मोदी सरकार के बनाए हुए नए कानून के दायरे में, जो दिवालिया घोषित करने का कानून है, और उसके तहत जो कर्जदार हैं कंपनी के, यानी बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, ये लोग जाते हैं और जाकर वहाँ पे क्लेम करते हैं कि भाई ये हमारा कर्जा नहीं चुका रहा है, हमारा कर्जा वसूल करवाइए। और उसके बाद में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इसके पिक्चर में आता है। एवेल्यूएशन करने के बाद में इस कंपनी को सस्ते दाम पे बेच दिया जाता है। अब बाबा रामदेव ने इस कंपनी को कहा कि भैया ये कंपनी तो हम ही लेंगे। अब बाबा ने बहुत सारे दांव पे चले तो कंपनी, वो मोटरसाइकिल बाबा जी को मिल गई। और इस मोटरसाइकिल की जो कीमत थी 1 लाख रुपए, उसमें से जो बड़ा पैसा था बैंक का फाइनेंस था 80 रुपया, और 80 रुपया में से वो मोटरसाइकिल 20 में ही बाबा रामदेव ने खरीदी। 80 की मोटरसाइकिल बाबा रामदेव ने 100 की मोटरसाइकिल 80 रुपये उस पर फाइनेंस था, 20 रुपये में ख़रीद ली और कहा कि ये जो 20 रुपये में हम ख़रीद रहे हैं इसका भी पैसा हम नहीं देंगे, हमारे पास 2 रुपये हैं, ले लो। बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? जिस बैंक ने पहले मोटरसाइकिल फंड की थी, उस 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल पे उसी बैंक ने, जिसने पहले 80,000 फंड किए हुए थे, उसने फिर बाबा रामदेव को लोन दे दिया। यानी एक कंपनी जो पहले से घाटे में चल रही थी और पैसा नहीं चुका पा रही थी, उस कंपनी से वसूली करने के लिए बैंकों ने बड़ा बड़ा हेयर कट लिया, बड़ा बड़ा नुकसान उठाया, और जो आदमी उस कंपनी को खरीद रहा है उसको भी लोन दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ने, दोनों देश के बैंक हैं, और इन बैंकों के अंदर हमारा पैसा लगा है, आपका पैसा लगा है। 2018 में ईडी ने इसकी जांच की और उसने कुछ ऐसे संदिग्ध ट्रांजैक्शन देखे जिसमें सिंगापुर के लिए इस कंपनी ने 1400 करोड़ रुपया भेजा था। यानी रुचि सोया बैंकों से पैसा लेती है और ऊपर आसमान में शेयर बढ़ाकर वहाँ से पैसा बनाती है। जब उसको घाटा हो रहा था, उससे कारोबार चल नहीं पा रहा था, तो बैंकों से बहुत सारा लोन लेती है। इसके अलावा शेयर बाज़ार में गुब्बारा फुला देती है अपने शेयर का, और उस शेयर से भी पैसा बनाती है, और उस पैसे को धीरे से
गैरकानूनी तरीके से साइफन ऑफ करके विदेशों में भेज दिया जाता है, टैक्स हेवन कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है। और देश का पैसा जब बाहर चला जाता है और कंपनी डूबने लगती है तो उस कंपनी को कह देते हैं हमारे पास चुकाने को पैसे नहीं हैं। उसके बाद देश का जो बैंक है, उस देश के बैंक का पैसा डूब जाता है, उसको हेयर कट लेना पड़ता है। तथाकथित हेयर कट क्या, ये गर्दन कट है, बल्कि कहें कि गर्दन ही बचती है, बाकी सब कट जाता है। और ये हेयर कट लिया जाता है। उसके बाद उस कंपनी को कौड़ियों के मोल पे दूसरी कंपनी खरीद लेती है, और जो दूसरी कंपनी खरीद रही है वो भी उसी बैंकों से पैसे दे रही है। और आगे की कहानी है कि उस कंपनी के खरीदने के बाद फिर शेयर मार्केट उसी एबनॉर्मल रफ्तार से ऊपर जा रहा है, फिर वेल्थ बढ़ रही है। भविष्य कोई नहीं जानता कि दोबारा क्या होने वाला है, लेकिन अतीत हम जानते हैं। इससे पहले इस तरह की कितनी कंपनियां कितने कितने % का हेयर कट ले चुकी हैं, आंकड़े मैं आपको बताता हूं। जो कंपनियां हिंदुस्तान में दिवालिया घोषित होने की जिनको इजाज़त दी गई, उसमें है DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसको 57% का हेयर कट दिया गया, यानी बैंकों ने जो इसको 100 रुपये का लोन दिया था उसमें से 57 रुपये गए। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ को 95% का हेयर कट दिया गया, यानी 5% रेट में दूसरे आदमी को कंपनी बेच दी गई। 95% पैसा हमारा खाताधारकों का पैसा पानी में गया। भूषण स्टील्स के मामले में 36% का हेयर कट हुआ। SR स्टील के मामले में 23% का हुआ। भूषण स्टील को टाटा ने खरीदा इसलिए हुआ। और भूषण पावर एंड स्टील को 58% का हेयर कट दिया गया। और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड 58% हेयर कट। एयरसेल लिमिटेड को 82% का हेयर कट। आलोक इंडस्ट्री को 83% का हेयर कट। जेफी इंफ्राटेक को 2% का हेयर कट। जेट एयरवेज इंडिया को 93% जो लोन थे उसमें से केवल 93% का हेयर कट दे दिया गया। केवल 7% पैसा बैंक को वापस मिला। इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड का 62% पैसा पानी में चला गया, बाकी का पैसा बैंक को मिल पाया। एमटेक ऑटो को 80% का हेयर कट लेना पड़ा, यानी 20 रुपये 100 में से केवल बैंक के वसूल हो पाए, यानी हमारे और आपके। और रिची सोया में 65% का हेयर कट हुआ, जिसकी मैंने आपको कहानी बताई। इसके अलावा मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड को 75% का हेयर कट दिया गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो हेयर कट का सिलसिला है, जिसको हेयर कट इसलिए समझ रहा है कि अफसर का तो जान जा नहीं रही है, वो जो अफसर के हेयर कट है वो दरअसल हमारा गर्दन कट है। और उसके बाद में जब बैंक दिवालिया होता है तो सरकार कहती है कि बैंक दिवालिया होगा तो आपकी 1 लाख रुपए की ही लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी आपने बैंक को पैसा दिया, नेशनलाइज बैंक है, और वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं। बैंक डूब गया तो 1 ही लाख मिलेगा। बैंक डूबोने का कारोबार चल रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें सरकार का क्या रोल हो सकता है, तो मैं सरकार का रोल ये बताऊं कि बाबा रामदेव जब इस डूबती हुई कंपनी को दोबारा लोन देने के लिए सेंट्रल बैंक तैयार नहीं थे, तो बाबा रामदेव ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। इस देश की वित्त मंत्री ने एक बयान दिया कर्नाटक में, जिसमें कहा कि जो धार्मिक रुझान वाले लोग हैं, बैंकों को उन्हें पैसे देना चाहिए। ये बयान है आध्यात्मिक और धार्मिक बैकग्राउंड वाले लोगों को। और उसके साथ साथ ये बैंक कर्नाटक में बयान दिया था उन्होंने। इसके साथ साथ बार बार बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ, और ये सरकारी बैंक हैं जिन्होंने उसी कंपनी को दोबारा लोन दे दिया जो कंपनी डूब चुकी थी, जिसका पैसा 45% ही वापस आया था, और इन बैंकों का 20% वापस मिला था। कई केसेस में ये भी हुआ है कि दाहिना हाथ ने बेचा और बाएं हाथ ने खरीद लिया। यहाँ से हिंदुस्तान के कॉरपोरेट में जो घोटाला हो रहा है, जिस तरह से पूंजीपति इस देश को लूट रहे हैं, उसकी तस्वीर साफ होती है। बैंकों से पैसा लो कंपनी चलाने के लिए, उस कंपनी को घाटे में लाओ। घाटे में लाने का तरीका बड़ा सिंपल है, उस कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे खर्चे कर दो जिससे कंपनी घाटे में आ जाए। वो खर्चे करने के लिए आप अपनी ही किसी दूसरी कंपनी को, फर्जी बेनामी कंपनी को पैसा भेज दो। 1 रुपये का माल 1 लाख में खरीद लो उस कंपनी से, आपका पैसा जो टैक्स हेवन कंट्री हैं वहाँ चला जाए। उसके बाद पैसा वहाँ जाने के बाद में आप जो है वो यहाँ पे घाटे का रोना शुरू करो, बैंक का पैसा खा जाओ, क्योंकि अब आपकी कंपनी, आप कहीं से कहोगे ले लो कंपनी को। अब जो कंपनी है आपकी वो 100 रुपये में से 1 रुपये की रह गई है, बैंक का 100 रुपया डूब रहा है,
बैंक 1 रुपये में बैंक उस कंपनी के पैसे वसूल कर रही है, कई मामलों में 5% ही पैसे वसूल होते हैं, बाकी पैसा गायब हो जाता है। और जो उस कंपनी को ख़रीद रहा है 5% पैसे दे के बैंक को, वो आदमी फिर उस कंपनी पे लोन ले रहा है और फिर वही खेल शुरू होता है। और ये सारी की सारी जब चीज़ें चलती हैं तो ये ऐसे ही नहीं चलती हैं। ये इसलिए चलती हैं कि जो आदमी 10,000 20,000 करोड़ रुपए का चूना अगर बैंक को लगा रहा है, बैंक को नहीं, माफ़ कीजिएगा, हमें और आपको लगा रहा है, बैंक में तो वो लोग बैठ के सिर्फ हमारा पैसा उसको दे रहे हैं। तो जो आदमी चूना लगा रहा है उस आदमी को पता है कि कैसे मैनेज करना है। वो जानता है कि इस देश में एक पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप दान दोगे तो किसी के पिताश्री भी पता नहीं लगा सकते हैं कि किसने कितना दान दिया, कहाँ से कितना दान आया, बाबा रामदेव किस पार्टी को कितना दान दे रहे हैं, रिची सोया ने किस पार्टी को कितना दान दिया, क्या दान देने के कारण ही लोन मिला। क्योंकि बैंक तो बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि नहीं लोन देंगे, मना कर दिया था, उसके बावजूद वित्त मंत्री का बयान आता और लोन मिल जाता है। तो ये सारी कहानियाँ बताती हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। और ये कुछ उदाहरण हैं जिनके ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई साहब, जिस आदमी को फ्री अनाज मिल रहा है ना, उससे मत चिढ़ो। उसको अनाज टैक्स के पैसे से मिल रहा है कि अगर उसको अनाज नहीं मिलेगा तो उस टैक्स से पैसे से सरकार कुछ और काम करेगी और उसमें कमीशन खाएगी। और ये जो पैसा लेके भाग रहे हैं, ये पैसा तो ऐसा जो आपने टैक्स में दिया भी नहीं है, ये पैसा ऐसा जो आपका बैंक में रखा हुआ है। हर 1 महीने में खबर आ जाती है फला बैंक से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है कि उसकी जांच कर रही है RBI, उसके अंदर गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। देश को, देश के सिस्टम को खोखला कर दिया गया है और ये लगातार खोखला हो रहा है। और उसके पीछे बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी वजह हैं, जिनमें से एक ये जो नया दिवालिया कानून है। और सरकार जानबूझकर जो है, ऐसा मुझे लगता है कि जानबूझकर इस सारे के सारी चीज़ों को गोलमोल करती रहती है। और ये लूट चल रही है, ये ऑर्गेनाइज्ड लूट है जिसमें इस देश के पूंजीपति, इस देश का एलीट, इस देश के बड़े बड़े वकील, इस देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इस देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग शामिल हैं। और उम्मीद करता हूं कि मेरी इन सारी बेबाकियों को सही अंजाम मिलेगा। मैंने अपना काम कर दिया है। लोगों तक इस बात को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर करें।